The unpredictable times due to COVID-19 pandemic have demanded some extraordinary efforts from the healthcare professionals. Doctors are the frontline warriors against COVID-19. Being a doctor is a profound commitment to helping others. Their selflessness in the face of deepening the health crisis is truly extraordinary. The doctors are leading these remarkable response efforts and are putting their health and safety on the line every day. Now, I would like to introduce Dr. Mohammad Ghulam Haider, who's also one of those frontline warriors who has treated thousands of COVID patients and with the recovery rate of 95%. Dr. Ghulam Haider has completed his MBBS from China and currently he is serving the people in Kolkata. He has also hosted and attended many medical camps to provide basic health education to people. We all salute to all the doctors like him who's serving the nation. And it's a message for all the people who are scared of COVID-19 to remain positive in the situation, knowing that there are doctors like him serving the nation. Over to you, sir. So here's an exclusive interview by Editor-in-Chief of Watan Samachar, Muhammad Ahmad sir, with Dr. Muhammad Ghulam Haider sir. और कभी भी डरे नहीं, क्योंकि ये इन्फेक्शन किसी को हो सकता है। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ऐसा नहीं है कि आप जैसे कभी भी बीमारी हो गया अरे अब तो हम जिएंगे नहीं, ऐसा नहीं। मेजोरिटी ऑफ लोग को कुछ नहीं होता है। तो आपको जो है अपना इलाज कराना है सही जगह पे, और किसी चीज से डरना नहीं है, और लोगों को मदद करना है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ गरीब लोग होते हैं, उनके पास फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे नहीं होते और वो एक समाज में रहते हैं, तो वो चीजों को छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? क्योंकि अगर वो काम नहीं करे तो उनका रोजी रोटी नहीं चले। लेकिन अगर उनको ये श्योरिटी दिया जाए कि अगर आपको कोविड पॉजिटिव, आप कोविड लाइक सिम्टम्स हो और आपका समाज जो है आपके साथ खड़ा रहे, तो वो लोग डरेंगे नहीं, वो अपना इलाज कराएंगे। तो ये जिम्मेदारी बनता है कि सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। सिर्फ सरकार का जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे लोगों की जिम्मेदारी है कि एक दूसरे के साथ खड़े रहें। वतन समाचार में विशेष बातचीत में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम हैदर साहब। डॉक्टर साहब, बड़ी बात यह है कि उस शहर से पढ़ करके आए हैं जिस शहर से कोरोना की महामारी के आने की आशंका और डर जताया जा रहा है और जिस पर आरोप लगता रहा है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, कोरोना महामारी को लेकर के हम आपसे कुछ सवाल जानना चाहते हैं। पहला सवाल तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि एक थ्योरी ये है कि कोरोना कुछ है ही नहीं, दूसरे कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कोरोना बहुत बड़ी महामारी है। ये है क्या, सच्चाई क्या है, आप क्या समझ रहे हैं? कोरोना वायरस जो है एक वायरस है, ठीक है। इसका नाम जो है SARS-CoV-2 बोलते हैं। ऐसा जो है वायरस एक पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो ये उसका दूसरा टाइप ऑफ वायरस है। इससे बेसिकली जो कॉमन पब्लिक को जो प्रॉब्लम होता है वो है इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स, जैसे इन्फ्लुएंजा होता है उसी तरह से। लेकिन जिस किसी का जो है इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है, तो उसको जो है ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बहुत ज्यादा होता है। पहले जैसे ये माइल्डर सिम्टम्स होता था, लेकिन अब ये जो है थोड़ा सीवियर सिम्टम्स हो सकता है किसी किसी को। खास करके वो लोग जो लोग का उम्र ज्यादा हो, या किसी को जो है डायबिटीज हो या हाइपरटेंशन हो, तो उसको जो है अमूमन ये जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वायरस नहीं है। अब वायरस से मेन प्रॉब्लम भी नहीं है, प्रॉब्लम है इंसान का खुद का जो दिफाई ताकत है, उसकी वजह से इंसान को प्रॉब्लम होता है। यानी ये जो मिथ था कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है, कम से कम ये स्पष्ट हो गया आपके तजर्बे की बुनियाद पर कि बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जिस लोगों को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है। डरने से ज्यादा बचाव की जरूरत है। बचाव की जरूरत है, और राइट टाइम ऑफ ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर कभी भी इसको लाइटली लेंगे तो ये आपको जो है तकलीफ दे देगा, और अगर आप इसको जो है बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे तो भी ये प्रॉब्लम है। तो आपको ये समझना है कि जब भी आपको कोई फीवर हो या कोई भी अननेचुरल अलामत हो, जैसे आप अचानक से सीने में दर्द हो गया, या अचानक से सर दर्द हो गया, या अचानक से बहुत कमजोरी लगने लगा, तो ये आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई तो इन्फेक्शन है। अचानक से तो ऐसा होगा नहीं। तो इसको जो है आपको पहले जो है टेस्ट करना होगा। अगर टेस्ट नहीं भी हो सके तो किसी डॉक्टर का दिखाना होगा, और अगर वो भी अवेलेबल है तो कम से कम मिनिमम जो चीज आप कर सकते हैं वो है अपने आप को मिनिमम 7 to 10 डेज के लिए क्वारंटाइन करना।
डॉक्टर साहब, इसके फेजेस कितने हैं? आपने कहा कि अपने आप को बचाना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्राथमिक जो इलाज है वो बहुत ज़रूरी है। प्राथमिक इलाज देखिए, ये एक वायरस है। वायरस का जो है पहले क्या करता है, बॉडी में जाता है, जाने के बाद जो है वो मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वायरसेस जब बॉडी में हो जाते हैं, तब जाके इसका अलामत जो है शुरू होती है। शुरुआती अलामत जो है कमजोरी होता है, बदन में हाथ में दर्द होता है और फीवर होता है। ये फेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये समझ में आता है कि हमको कोई इन्फेक्शन हुआ है। इसके बाद वाला फेज जो है ना, सबसे सीरियस होता है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को फीवर जो 1-2 दिन रहता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन सांस का तकलीफ तकरीबन 7 से 8 दिन बाद शुरू होता है। तो हम यूजली शुरू में जो है फीवर आता है, बदन कैजुअल हो जाता है और ठीक हो गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्दी खांसी अमूमन जो है लोग ये समझते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जब ये सीरियस होता है, तब जाके लोग को समझ में आता है कि नहीं। सीरियस ना हो, इसका क्या बचाव? जबकि सरकारों ने भी अलग अलग राज्यों के होम क्वारंटीन की अनुमति दे दी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए कि सीरियस ना हो आदमी और बुनियादी तौर पर ही अपने आप को पहले फेजेस में ठीक कर? देखिए, बहुत सारे स्टडीज है जिसके थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं कि शुरुआती दौर में जैसे एक मलेरिया का दवा है जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, ठीक है, इसका इस्तेमाल से अगर शुरुआती दौर में इसका इस्तेमाल किया जाए तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि पेशेंट जो है सीरियस हो गया। इसका जो है कोई भी एंटीवायरल थेरेपी है, जो बहुत सारा कंपनी नया नया वायरल दवा है, जैसे रेमडेसिविर है, ये सब जो है शुरुआती दौर में इस्तेमाल करना चाहिए। और डॉक्टर्स को प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि इस आदमी को ये कंडीशन सीवियर हो सकता है, जैसे कोई उम्र दराज हो, कोई बहुत ज्यादा मोटा हो, या किसी को जो है कैंसर हो, या कोई जो है ऐसा चीज जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम जो है उतना एक्टिव नहीं हो, वैसे लोगों को ये प्रॉब्लम सीवियर हो सकता है। उनको एग्रेसिव एंटीवायरल थेरेपी जो है शुरुआती दौर में लेना चाहिए। एंटीवायरल थेरेपी में कुछ विटामिन आते हैं। अमूमन देखा गया है कि विटामिन D3 डेफिशिएंसी से इसका लिंक है, लेकिन ये कोई श्योर नहीं है। आपने अपने तजर्बे में क्या पाया है? अब तक कितने मरीजों का आपने इलाज किया होगा? क्योंकि जो लोग इस इलाज कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़े मुजाहिद कहे जाएंगे, कोरोना योद्धा कहे जाएंगे। असली तो योद्धा इस वक्त डॉक्टर ही है। सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, पूरे हेल्थ केयर वर्कर्स को ही आप इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि सभी को इसमें जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। देखा गया है एज में डिफरेंस, जो बच्चे होते हैं जिसका एज जो है 15-20 कम होता है, ठीक है, तो उनको यूजुअली फीवर भी नहीं आता है और वो माइल्ड मतलब हल्का फुल्का जो है कफ एंड कोल्ड होता है, वो ठीक हो जाता है। बच्चों में जो है इसका सीरियसनेस बहुत बहुत ही रेयर पाया जाता है। जो मिडिल एज में लोग होते हैं उनको जो है थोड़ा माइल्ड सिम्टम्स आता है। माइल्ड सिम्टम्स का मतलब हो गया बॉडी एक, फीवर, और ये कुछ दिन बाद चला जाता है। जो थोड़ा सा एडवांस एज के लोग होते हैं उनका जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स और बढ़ता है। ये हर जगह यही ट्रेंड देखा गया, इटली में देखा गया कि एवरेज एज ऑफ डेथ जो है ना 81 होता है। जो लोग जो है इसको ट्रीट नहीं करते, जो उम्रदराज लोग हैं उनको जो है उनको प्रिवेंट करना बहुत ज्यादा। उपचार के क्या क्या तरीके हैं? कैसे आदमी अपने आप को ठीक कर ले? आपने देखा होगा कि इस सूरत हाल में लोग डॉक्टर के पास जाने से भी डरते हैं, और खासतौर से सरकारी अस्पताल में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते। उनको लगता है कि पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। बहुत सारे रूमर्स भी क्रिएट किए गए हैं, उड़ाए गए हैं। कभी भी किसी को कोई भी अलामत हो, फीवर हो या कोई भी बॉडी वीकनेस हो या सर दर्द हो, तो सबसे पहले काम करे कि वो जो है जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपका आगे फीवर के लिए पैरास्टामोल हो गया, बदने के भी पैरास्टामोल हो गया, ये सब खाए और टेस्ट कर ले। टेस्ट करने में ये हो जाएगा कि अगर वो पॉजिटिव है तो क्वारंटाइन होके रहे, और जो है शुरुआती जो ट्रीटमेंट्स में जैसे एंटीवायरल थेरेपीज जो है बहुत जल्दी शुरू हो जाए। जब एंटीवायरल थेरेपी जैसे कि आइवरमेक्टिन है, आइवरमेक्टिन जो है मतलब बहुत ज्यादा स्टडीज बताई गई कि इफेक्टिव है, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, रेमडेसिविर है, ये सब जो है शुरुआती दौर में अगर इंसान लेता है तो जो है सीरियस जो कंडीशन हो सकता है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और किसी भी आदमी को जो है ऑक्सीजन का जरूरत पड़ सकता है, इसलिए इंसान को कोशिश करना चाहिए कि जैसे ये सिम्टम्स आए तो एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीद के रेगुलर बेसिस में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें। अमूमन देखा गया है कि किसी किसी को 1-2 दिन फीवर होता है और जो है वो ठीक हो जाता है, फिर 7 से 8 बजे बाद जो है उसको ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता। पहले क्या होता था, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के पास होता था तो आदमी को सांस का तकलीफ बढ़ जाती थी, लेकिन इस केस में कोविड में ये देखा गया है कि ऑक्सीजन लेवल 80-70 या इवन हमने देखा है 30 तक हो जाता है, तो उस पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होता है, वो जस्ट लेटे रहता है, थोड़ा सुस्त रहता है। तो इससे जो है लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं
इसलिए अपना ऑक्सीजन लेवल रेगुलर चेक करना बहुत जरूरी है। और यूं ही जैसे ही ऑक्सीजन लेवल परसिस्टेंटली 95% से कम हो रूम एयर पे, तब जो है आपको जो है एडमिशन की जरूरत है और उस वक्त जो है ऑक्सीजन की जरूरत होता है। और शुरुआती दौर में जो है अगर सही टाइम पे स्टेरॉइड और आपको जो है एंटी कोagulation मेडिकेशंस अगर मिले तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है 99% लोग जो है ठीक। जैसे आपने बताया कि जो अपने इम्यून पावर को मजबूत करना बहुत जरूरी है, या ओवरवेट जो लोग हैं या एक एज के सर्टेन एज के बाद यानी ओल्ड एज के जो लोग हैं, ये तीनों लोग बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं। जी एक्चुअली होता है क्या है कि 30 साल के बाद जो है इंसान का जो है लंग कैपेसिटी कम होती जाता है और जो ओबेसिटी वजन की वजह से इंसान का लंग का जो एफर्ट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम होता है। तो ये इम्यून सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि आदमी जो है ज्यादा खाना पीना खाए या बहुत सारा विटामिन खाए। विटामिन जो है एडिक्वेट होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत लो भी नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल आदमी विटामिन लेता रहे अभी इस दौर में, ताकि डेफिशिएंसी नहीं हो, और बहुत ज्यादा भी नहीं ले ताकि मतलब उसमें ये हाइपर विटामिनोसिस ये सब। तो बेसिकली ये लंग कैपेसिटी का प्रॉब्लम है। ये आदमी अमन एज के साथ जो है इंसान का लंग कमजोर होते जाता है और ओबीस जो मोटे लोग होते हैं उनका जो है लंग पे उनका भी लंग कैपेसिटी थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से उनको इफेक्ट ज्यादा। लंग को एक्टिव रखने के लिए आदमी क्या कर सकता है? रेगुलर एक्सरसाइज का। व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज? एक्सरसाइजेस का मतलब होता है कि वॉक, कोई भी एक्सरसाइजेस जिसमें आपका लंग कैपेसिटी, जैसे कि ये देखा जाता है कि जो कोई भी सर्जरी होता है या कोई भी हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होता है जिसका लंबा 5 से 6 दिन तक ड्यूरेशन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, तो हम लोग उनको एडवाइस करते हैं एक जो है रेस्पिरेटर होता है जो कि यूज किया जाता है। तो रेस्पिरेटर में आप अपने उस रेस्पिरेटर में फूंकते हैं और वो जो बॉल्स होते हैं उठते हैं, तो उस तरह से लंग का एक्सरसाइज होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप इतना काम करें, इतना एक्सरसाइज करें कि आपको हांफना पड़े, रेस्पिरेटरी रेट थोड़ा बढ़ेगा तो आपका धीरे 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 लंग थोड़ा एक्टिव रहेगा। और जो लोग सीडेंटरी लाइफस्टाइल में जीते हैं, मतलब जिनका काम जो है ऐसा है कि इसमें एफर्ट ज्यादा नहीं होता है, उनके उनके लिए बहुत दिक्कत है। यानी मेहनत के काम से किसानी है, खेती है, मजदूरी है, इस तरह के काम में लंग ज्यादा एक्टिव रहता है। या मॉर्निंग वॉक नहीं होती, इवनिंग वॉक, किसी काम कम से कम जो है 30-40 मिनट स्पीड में चले, तो इससे भी लंग जो है एक्टिव रहता है। अब तक कितने मरीजों का आपने कोरोना से संबंधित इलाज किया होगा? लगभग 1000 से ऊपर हो गए होंगे। तो उसमें क्या रेशियो क्या है, ठीक होने का क्या है? ठीक होने का मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। बहुत आई थिंक 4 or 5 पीपल हैव डाइड, उनमें 4 से 5 लोग ही उनका ध्यान हुआ। उनमें ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो लोग बहुत लेट डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, यानी 1000 में 5 लोग। लेकिन इसमें ज्यादातर जो लोग का भी डेथ हुआ है वो लोग बहुत लेट डॉक्टर के पास। लोगों की एक डर भी है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक आपने कई सारे रूमर्स सुने होंगे कि इंजेक्शन लगा देते हैं, मार देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो इसलिए कैसे एक जो फेयर है उसको दूर कैसे किया जाए? कोई भी बीमारी, इंसान को कोई भी बीमारी हो सकता है, चाहे आपको कैंसर हो सकता है या बड़ा बड़ा टीबी हो सकता है, लेकिन अब अगर आप उससे दूर जाइएगा तो आपका बीमारी का ड्यूरेशन बढ़, और अगर आप करीब आइएगा, ट्रीटमेंट कीजिएगा, तो उसका जो है आपका हल निकलेगा। ये तो मतलब कॉमन चीज है। लेकिन ये एक सोशल स्टिग्मा जो है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग जो है बॉयकॉट टाइप में कर लेते हैं। जैसे अमन एक फैमिली को हम देखते थे घर जाके, तो उनके यहाँ प्रॉब्लम ये था कि घर में 3 लोग हैं, तीनों लोग कोविड पॉजिटिव थे। तो अब उनके यहाँ मेडिसिन देने वाले लोग भी कोई नहीं थे, तो वहां पे हम जो है उनके रिक्वेस्ट पे उनको मेडिसिन भी ले आकर हम देते। तो इस तरह से देखिए सबको एक एफर्ट होना होगा कि सपोज अगर मेरा कोविड पॉजिटिव हुआ, ठीक, तो इसको पूरे समाज को हेल्प करना होगा उस आदमी को, फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली। ये अगर सब कोई उसके साथ खड़ा है कि भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम, यहाँ तो हालत यह है कि डर की वजह से लोग उससे दूरी बना लेते हैं, उससे बात करना मुनासिब नहीं समझते, उसका दरवाजा तो दूर की बात देखना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी हिंदुस्तान में जो, या पूरे दुनिया में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सोशल स्टिग्मा। इसको लोगों को दूर करना चाहिए। आप जो है अपना प्रोटेक्शन लेकर उनकी मदद करें, ठीक है, उनका हर तरह से मदद करें, क्योंकि कोविड पेशेंट्स में कभी कभी जिसका क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। उनका जो है हर आदमी का फाइनेंशियल स्टेटस सेम नहीं होता है कि उसको बेयर कर पाए। और गवर्नमेंट इसमें डॉक्टर साहब जो डॉक्टर्स हैं उनपे भी कार्य प्रणाली पे सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि 10 लाख दीजिए, 20 लाख दीजिए, 15 लाख दीजिए, तब हम आपको एडमिट करेंगे।
डॉक्टर प्रणाली को भी अपने आप को ठीक करना हो, क्या आपको नहीं लगता है? इसमें कहीं ना कहीं कमजोरी तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स की है, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर्स जो है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, ठीक है। और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है इनकम के लिए, तो उनको ये सोचना चाहिए कि अभी जो है इनकम करने का वक्त नहीं है, ठीक है। हर आदमी को पैसे की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पूरा देश जो है इस चीज में जूझ रहा है, तो सबको जो है अपना अपना योगदान देना चाहिए। एक प्रॉब्लम तो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि जो है इनकम, कोई भी जो है ये यही सोचता है कि जो मेरा लॉस हुआ उसको जो है गेन करे। लेकिन आई थिंक अभी जो है लोगों को ये सोचना चाहिए कि दिस नॉट द टाइम फॉर प्रॉफिट। किसी भी इंसान को बिना ट्रीटमेंट का मतलब उसका कुछ हो जाना, ये बहुत ही अफसोस की बात है। बहुत सारे केसेस हमने ऐसे भी सुने हैं कि जिन लोगों ने होम क्वारंटीन हो करके इवन क्रिटिकल सिचुएशन में भी जा करके अपना ट्रीटमेंट कराया है, तो 1,50,000 से ऊपर के खर्चे में नहीं गए हैं और वो ठीक भी हो गए। अमूमन 5 से 10% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत पड़ता है। अच्छा, एक थ्योरी डॉक्टर साहब ये भी है कि अगर भाप लिया जाए तो उससे रिकवरी जल्दी हो जाती है, आसानी से होती है। खासतौर से लोग कहते हैं कि कलौंजी और लौंग का भाप या नीम के मतलब पाउडर्स इस्तेमाल करें या नीम के पत्ते खाएं। मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट। तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि मतलब इससे ठीक हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा। बहुत सारी चीजों की हर एक फूड का एक बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं है कि आप ये बोल सकते हैं कि इससे नहीं हो सकता और इससे 100% हो सकता है। अगर कोई भी चीज इफेक्टिव है अभी के दौर में, सिर्फ एक मेडिसिन है जो कि हम लोग अभी देखेंगे जो इफेक्टिव है, वो है स्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के सिवा और कोई भी मेडिकेशन ये नहीं कि आप श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि ये इफेक्टिव है। लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो है एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है इसका मिसयूज बहुत करते हैं, बहुत अर्ली दे देते हैं। अर्ली देने में ये है कि फीवर कम हो जाता है, लोग को लगता है मैजिक हो गया, लेकिन मैजिक नहीं हुआ। एक्चुअली ये जो फर्स्ट जो वायरीमिया फेस होता है, जो फर्स्ट जो वायरल जो रेप्लिकेशन का फेस होता है, उस फेस में अगर आप जो है स्टेरॉइड दे देते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम डिप्रेस्ड हो जाएगा और आपका वायरीमिया फेस जो है प्रोलॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद जो इंफ्लेमेटरी फेस आएगा, इसमें जो है बदन में हर जगह सूजन होगा, वो फेस बहुत लंबा चला जाएगा, वो पेशेंट ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है। तो इस दवा को कब देना चाहिए? इस दवा को यूजुअली देखा गया है कि 7th to 12th डे में आपका जरूरत पड़ सकता है। ऑक्सीजन लेवल जो है 95 से कम परसिस्टेंटली रहने लगे, तब आपको इसके बारे में सोचना है कि वी शुड स्टार्ट। और एज अगर कम है, ठीक है, तो आप जो है वेट कर सकते हैं, 90 से कम हो तब स्टार्ट कर सकते हैं। या एज अगर बहुत ज्यादा है तो आप जैसे ही 95 के नीचे रहने लगे, 92, 91 परसिस्टेंटली यही सेशन रहने लगे, तब आपको जो है ये दवा स्टार्ट। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा केस बताएं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहा, जिसमें कोई मैजिक के तौर पे कोई चीज सामने आई हो आपकी जानकारी में। एक मशीन आती है जिसको बोलते हैं हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन मशीन, ठीक है, HFNO बोलते हैं इसको। तो इसमें जो है तकरीबन हम लोग जो है एक साथ 60 लीटर ऑक्सीजन जो है हम लोग दे सकते हैं, और इसका जो है टेम्परेचर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो ऑक्सीजन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मशीन जो है मैजिकली काम करता है। और एक इंजेक्शन है जिसका नाम मतलब लो मोलिकुलर वेट हेपरिन है। और क्योंकि खून जमने का जो है ये बहुत सारा ऑटोप्सीज में देखा गया है, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में। यहाँ हमारे यहाँ तो ऑटोप्सीज नहीं हो रही, पोस्टमार्टम ऑटोप्सी का मतलब। तो वहाँ देखा गया है कि हर जगह जो है खून जम जाता है, लिवर में, लंग्स में, ब्रेन में। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप जो है हेपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आइदर लो मोलिकुलर वेट हेपरिन, या अगर किडनी पेशेंट है तो प्लेन हेपरिन यूज कर सकते हैं। लेकिन मेन जो है ट्रीटमेंट आपका जो स्टेरॉइड से ही होता है। ये स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव लंग इन्फेक्शन है। कोरोना का अभी क्या देख रहे हैं आप, कहाँ तक ये चलेगा या कब तक खत्म होने की इसकी आशंका है, मतलब उम्मीद जताई जा रही है? 50 to 60% लोग को इन्फेक्शन नहीं होगा तब तक इसका जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को अगर ये इन्फेक्शन हो जाएगा तब ये स्प्रेड बंद हो जाएगा। जैसे स्प्रेड बंद होगा तब जाके ये चला जाएगा। तो हम लोग का अनुमान के हिसाब से, हम लोग का अंदेशा के हिसाब से, हिंदुस्तान में अराउंड 30 to 40% जो है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, खास करके जहाँ बड़े शहरों, अर्बन एरियाज में। तो वी कैन थिंक के 2-3 महीने में जो है इसका स्लो डाउन हो जाएगा। एक थ्योरी तो वो है कि जो पहले आई थी कि बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ कोरोना होगा और बहुत सारे डैमेजेस हो सकते हैं। दूसरी एक थ्योरी जो कई सोशल मीडिया या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से आ रही है, उसमें यह है कि चूंकि भारत के लोग अक्सर मेहनत करने वाले मजदूर होते हैं
एक बहुत बड़ी आबादी गरीबों की है जो खेत और खलिहान में काम करती है। तो यहाँ पे कोरोना का बहुत ज्यादा प्रकोप नहीं होने वाला है। यूरोपियन कंट्रीज में आपको परसेंटेज ज्यादा मिलेगा क्योंकि वहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी ज्यादा है। हमारे यहाँ कुछ भी हो, टेस्टिंग उतना ज्यादा नहीं है। इसकी वजह से जो है, जिस तरह से जितना आबादी है हमारा, अगर उस तरह से टेस्ट करेंगे तो बहुत लोग पॉजिटिव निकलेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम लोग का डेथ होता है, स्पेशली गांव वगैरह में वेरीफाइड नहीं होता है कि भाई किस लिए डेथ हुआ, क्या हुआ था हिस्ट्री में। अचानक से बहुत से लोग हमने देखा शहरों में भी कि अचानक से डेथ हो गया। तो ये समझना मुश्किल है कि जिसका अचानक से डेथ होता है किस लिए हुआ है। लेकिन अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को अचानक से चेस्ट पेन होता है और वो डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते उनका जो है देहांत हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। तो ये समझने की कोविड की वजह से हुआ था या विदाउट कोविड हुआ था, ये समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो आपको जो नंबर्स दिखा रहे हैं कि ये इतना डेथ हो चुका है और इतना जो है लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, ये एक्चुअल नहीं। तो डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर के ये हुआ कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी महामारी नहीं है। जो ओवर एज लोग हैं या ओवर वेट हैं उनको अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है। लेकिन शुरुआती मराहिल में अगर कुछ ऐसा होता है तो आप डॉक्टरों के साथ संवाद जरूर करें। डरने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टरों की भी ये जिम्मेदारी है कि मानवता के मूल्यों का पालन करें और उसके साथ ही पेशेंट को ट्रीट करें। ये मेरा एक डॉक्टर से खास जो है रिक्वेस्ट है कि पीछे नहीं हटे, ठीक है। इस दौर में जहाँ लोगों को जरूरत सबसे ज्यादा हमारी है, हम लोग पीछे नहीं हटे और इसको जो है अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखें कि ये ईश्वर की तरफ से, ठीक है, एक समाज को मदद करने का एक आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, ठीक है। इसको जो है खूब इस्तेमाल करें, अपना प्रोटेक्शन खूब इस्तेमाल करें। आप जो है जितना हो सके आप अपने आप को प्रोटेक्शन ले आप, लेकिन ये कि लोगों को मदद से पीछे नहीं हटे, ठीक। ऐसा मौका शायद आपके जिंदगी में कभी नहीं आ पाए। यही मौका है जो आपको सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इस माने में करके बधाई के पात्र हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने 1000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया है और जिसमें डेथ का रेशियो 4 या 5 है, परसेंट नहीं बल्कि टोटल नंबर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आपका अचीवमेंट है। हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ हैं। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।